राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट विनियम में जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे जवान हर परिस्थिति में सीमाओं की रक्षा करते हैं और 365 दिन 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। शाह ने बीएसएफ को देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति बताया और कहा कि हर युद्ध में सेना के समान ही बीएसएफ का भी अहम योगदान रहा है। आज भारत पाकिस्तान की सीमा पर जम्मू में विनय चौकी का मेरा विजिट का कार्यक्रम बना। यहाँ आते हैं तब ही मालूम पड़ता है, मैंने कई बार देश के अंदरूनी हिस्सों में भी कहा है कि जब वहां जाते हैं तब ही मालूम पड़ता है कि कितनी कठिन परिस्थिति में आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। और बीएसएफ का बड़ा उज्जवल इतिहास है देश की सुरक्षा के लिए। पूरा देश जानता है कि बीएसएफ हमारी सुरक्षा की प्रथम पंक्ति, और ये दायित्व हमेशा बीएसएफ ने बहुत सुपेरे निर्वहित किया है। पाकिस्तान से के साथ जितनी भी जंग हुई, हर जंग में सेना जितना ही बड़ा योगदान बीएसएफ के हमारे जवानों का है। आज इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम जो हम खड़ा करना चाहते हैं, इसके 2 मॉडल बने। वो दोनों मॉडल पूरी सीमा पर लगने के बाद आप लोगों को सूचना प्राप्त करने के लिए और कुछ भी हरकत होती है तो तत्काल रिस्पॉन्स करने के लिए ढेर सारी अनुकूलताएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो जाएगी। इसके साथ साथ विस्फोट को चिन्हित करने के लिए टनल को टेक्नोलॉजी से आइडेंटिफाई करना, निरस्त करना, इसके लिए भी कई प्रकार के प्रयोग हुए और वो प्रयोगों को भी आज यहाँ पर देखा गया कि फैसले भी ढेर सारी बड़े ऊंचे टावर पर लाइटें भी लगाई गई हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। बैरकों का भी आज लोकार्पण हुआ है और ये सब काम मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल में बैरक का तो खैर आज ही लोकार्पण होगा, मगर टेक्निकल सपोर्ट जो आपको देना ये आने वाले 3-4 साल में पूरी भारत पाक सीमा पर और बाद में भारत बांग्लादेश सीमा पर इसको पूरा करने का हम प्रयास करें। आप लोगों की त्याग, बलिदान, वीरता और हौसला इतने कटु मन के साथ इतने नजदीक जो हमारे, इससे भारत को हमेशा बचाता है। फिर से एक बार आप सभी का जो कठिन ड्यूटी आप लोग निभा रहे हैं, इसलिए पूरे गृह मंत्रालय की ओर से मैं आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के मोतीनगर स्थित मार्केट दिल्ली में आजादी के बाद स्थापित सबसे पहले बाजारों में से एक है। कपड़े से लेकर किराने तक यहाँ आम जनता की जरूरत का लगभग सभी सामान मौजूद रहता है। 70 साल से अधिक पुराने इस मार्केट पर विश्वास और सामान की गुणवत्ता के कारण सुबह मार्केट खुलने से देर रात तक लोगों का तांता लगा रहता है। लेकिन इसके बावजूद मार्केट की वर्तमान स्थिति खस्ता हाल है, जहां एक और मार्केट की रोड काफी समय से टूटी हुई है और जगह जगह गड्ढे हैं। वहीं सड़क के दोनों ओर गाड़ियां लगने से सड़क संकरी हो चुकी है। एक ओर इससे पैदल चलने वाले बुजुर्गों और महिलाओं की हालत खराब हो जाती है, तो वहीं जनता के सामने भी संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मार्केट व्यापारियों ने बताया कि इस समस्या को अतिक्रमण ने और भी गंभीर कर दिया है, जिसकी वजह से इस मार्केट में एम्बुलेंस तक को आने में समस्या हो जाती है। इसके अतिरिक्त मार्केट के बेहद पास मोतीनगर मेट्रो स्टेशन भी है,
जिससे ग्राहकों को तो मार्केट पहुंचने में आसानी होती है, लेकिन इसके साथ ई रिक्शा की भी समस्या मार्केट के सामने है। जहां एक और मेट्रो में सफर करने वाले कुछ लोग मार्केट में ही गाड़ी लगाकर चले जाते हैं, वहीं ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि रिक्शा चालकों के भेष में आए चोरों द्वारा ग्राहकों को लूट लिया गया। कानून और व्यवस्था से इतर प्रशासन द्वारा लाइसेंस फीस बढ़ाए जाने से भी व्यापारियों में असंतोष देखा गया। DID न्यूज प्रतिनिधि ने इस अवसर पर मार्केट के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों से बात की, जिन्होंने मार्केट की विभिन्न समस्याओं को मीडिया के सामने रखा। आप खुद सुने व्यापारियों के मुंह मार्केट की क्या है स्थिति। मैं श्री सत्यनारायण मार्केट मोती नगर व्यापार मंडल रजिस्टर्ड का एसोसिएशन से प्रधान हूँ और ये मार्केट 70 सालों से बनी हुई है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो रिफ्यूजी कॉलोनी कहलाती थी, रिफ्यूजियों को ये कॉलोनी दी थी। उसके बाद कुछ लोगों ने अपने घरों में दुकान गुजर बसर करने के लिए कर ली। अब ये चौथी पीढ़ी काम कर रही है दुकानों पर बैठ के। और मैं इस मार्केट का 30 साल से लगातार प्रधान बनता आ रहा हूँ और कई समस्याएं थी जो कि हमने प्रशासन से मिलकर काफ़ी दूर करवाई। और कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि बहुत पुरानी भी हो चुकी हैं, जैसे कि लेडीज़ बाथरूम नहीं है इतनी बड़ी मार्केट के अंदर। और सबसे बड़ी यह है कि दुकानदारों के ऊपर जो लाइसेंस फीस थी, जो किसी की 50, 100, 200, 500 थी, अब उसको बढ़ा के 10 गुना 20 गुना कर दिया गया। तो प्रशासन से यही है हमारी रिक्वेस्ट है कि इतनी एक तो काम धंधे कम हो गए हैं बहुत पहले से, और अब उसके बाद लाइसेंस की फ़ीस और ठोक दी गई है। तो इसको ज़रा सही ध्यान करके इसको सही किया जाए। मार्केट में पार्किंग बिल्कुल आज तक नहीं बनी। पार्किंग के लिए भी हमने पूरा जोर शोर से सब जगह पर MLA साहब, MP साहब, LG साहब सबसे हमने रिक्वेस्ट कर लिया कि इस मार्केट में एक पार्किंग बनवा दो और टॉयलेट की सुविधा दे दो। तो इसको कृपा करके ठीक किया जाए। पार्किंग की समस्या ये है, नज़दीक मेट्रो स्टेशन है, कुछ लोग जो है यहाँ मार्केट के अंदर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और मेट्रो पे चले जाते हैं, शाम को आके गाड़ी उठाते हैं। ये भी नहीं पता लगता कि किसकी गाड़ी या किसकी गाड़ी नहीं है। मैं हरमीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी गणेश मार्केट मोती नगर एसोसिएशन। मैं लगभग 25 साल से यहाँ जनरल सेक्रेटरी हूँ जी मार्केट का। हमारी मार्केट की जो मेन समस्याएं हैं सर, एक तो सड़क बहुत ही ख़राब है। आप खुद एक बार देखेंगे कि कोई ना कोई रोज़ 1-2 लेडीज़ या कोई और जेंट्स बुजुर्ग बेचारा इतने गड्ढे हैं गिरता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है इंक्रोचमेंट की। यहाँ एम्बुलेंस बार बार फंसती है, रेहड़ियाँ गलत लग रही हैं, कुछ दुकानदार गलत कर रहे हैं और कुछ लोग पब्लिक भी पार्किंग बहुत गलत करके जाती है। तो इसलिए कंसर्न अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इसको देखा जाए। तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये पार्किंग की तब हो रही है क्योंकि आप देखोगे जो हमारी पार्किंग है वो पिक एंड ड्रॉप होनी चाहिए, पर वो पिक एंड ड्रॉप की जगह उसको स्टिल पार्किंग सारी कमर्शियल गाड़ियों को दे दिया गया है, जिससे बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। अभी हमें बहुत उम्मीद है, पीछे न्यूज़ में देखा था कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री परवेश वर्मा जी ने और हमारे मिनिस्टर्स मनिंदर सिंह सिरसा जी ने और हमारे जो MLA साहब हरीश खुराना जी ने और कई MLA साहब मीटिंग में बैठे थे। उन्होंने कहा था कि हमने 100 दिन का एक प्लान बनाया है जिसके अंदर सारी रोड्स ठीक की जाएंगी और इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी नई सरकार आई है ये हम लोगों के बारे में कुछ सोचेगी और आने वाली पब्लिक के बारे में कुछ सोचेगी। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिवार को बधाई दी और कहा कि यह संस्थान सतत नहीं बल्कि समग्र विकास की अवधारणा का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय मनीषा ने हमेशा समग्र विकास की बात की है, जहाँ हर पक्ष को साथ लेकर आगे बढ़ने की सोच होती है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आज के इस समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय के सभी हमारे फैकल्टी मेंबर्स, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं एक साथ विश्वविद्यालय को यहाँ पर विकास कार्यों के लिए, नई फैकल्टी के लिए और अपने विशिष्ट कार्यशैली के माध्यम से विश्वविद्यालय की रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए, योगदान देने के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
यह अब सतत नहीं बल्कि समग्र विकास की परिकल्पना को लेकर के कार्य कर रहा है। मित्रों, जब हम विकास की अवधारणा की बात करते हैं तो भारतीय मनीषा ने पश्चिम के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बजाय, यानी सतत विकास की बजाय एक समग्र विकास की परिकल्पना को सामने रखा था। हमने जीवन के एक पक्ष को लेकर के काम नहीं किया। हमारा दृष्टिकोण समग्रता को लेकर के होता है और उस समग्रता का दर्शन आज यहां पर विश्वविद्यालय के अंदर नवनिर्माण के कार्यक्रमों के लोकार्पण और शिलान्यास के इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए नव चयनित फैकल्टी मेंबर्स की नियुक्ति और शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से और अपने अपने विषय को लेकर के विश्वविद्यालय को बेहतर रैंकिंग प्रदान करने वाले उन शिक्षकों के सम्मान को लेकर के, यह समग्र दृष्टि नहीं तो क्या है? अगर हमारा पक्ष सतत का होता, सस्टेनेबल होता, तो हम किसी एक पक्ष को लेकर के काम करते, उसी पर फोकस करते। लेकिन नहीं, यह भारतीय दृष्टि है कि हम समग्रता पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज उसका दर्शन इस विश्वविद्यालय के अवसर पर हो रहा है। मैं नवनियुक्त 76 शिक्षकों को, जिन्हें अभी यहां पर विश्वविद्यालय के कुलपति ने शपथ ग्रहण करवाया है, विश्वविद्यालय परिवार में शामिल होने के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार बनते ही निजी स्कूल अभिभावकों से अधिक फीस वसूलने लगे हैं। इस मुद्दे को लेकर अतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता से 3 अहम कदम उठाने की मांग की है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में स्कूल के गेट के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। स्कूल के गेट लॉक कर दिए जा रहे हैं। माता पिता को स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, उसी दिन से प्राइवेट स्कूलों ने बेतहाशा फीस बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। पिछले 10 साल से, जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई गई। यहां तक कि जो ऑडिट दिल्ली सरकार करवाती थी, अगर उसमें निकलता था कि गलत तरीके से फीस बढ़ाई गई है, तो स्कूलों को फीस वापस करने को कहा जाता था। इतने स्कूल हैं जिन्होंने हजारों बच्चों को, जो स्कूल से पास आउट भी हो गए थे, उनको वापस बुलाकर एक्सेस फीस का रिफंड किया था। ये थी अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार सरकार। पिछले 10 साल से प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले दिल्ली सरकार से ऑडिट करवाना पड़ता था। एक एक पैसे का हिसाब किताब किया जाता था। CAG इम्पैनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किया जाता था। और यही कारण था कि ये बेइंतहा फीस बढ़ाने की जो प्राइवेट स्कूलों की जो तरीका है प्राइवेट स्कूलों का, उस पर लगाम लगाई गई थी। लेकिन जिस दिन से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट मिल गई है। रोज किसी ना किसी स्कूल की बढ़ी हुई फीस की खबर आती है। रोज सोशल मीडिया पे लोग हमें टैग कर रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, फोन कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि आप किसी तरह से इस फीस को रुकवाइए। हम तो विपक्ष में हैं, हमें क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार इन प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाएगी। आज मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को कहना चाहती हूं कि दिल्ली में हर जगह हाहाकार मची हुई है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से 3 मांगे हैं। पहली, बढ़ी हुई फीस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए कि स्कूल माता पिता पर दबाव ना डाल सके बढ़ी हुई फीस बढ़ाने का। दूसरा, सभी प्राइवेट स्कूल जो फीस बढ़ा रहे हैं तुरंत CAG इम्पैनल्ड ऑडिटर से उनका ऑडिट कराया जाए। और तीसरा, इस ऑडिट के बाद ही किसी भी स्कूल को बढ़ी हुई फीस लेने का अधिकार होना चाहिए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। संसद में हाल ही में पारित वक्फ विधेयक को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ अधिनियम पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर हंगामे के बीच सदन के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। अमृतसर में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 2 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में थाना बीड़ 2 क्षेत्र में बीती रात एक अनियंत्रित कार आइसक्रीम के ठेले से टकरा गई। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि टमाटर की पैदावार करने वाले किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित कश्मीर यात्रा से पहले केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई प्रेस क्लब को उसकी अवसंरचना में सुधार के लिए राज्य सरकार की ओर से 2.5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में सोमवार सुबह गर्म रहा और न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक इमारत की 4थी मंजिल पर एक खिड़की का एक हिस्सा आंशिक रूप से ढह जाने के कारण उसमें लगी लोहे की ग्रिल लटक गई, जिससे प्राधिकारियों को वहां से 2 मकानों को अस्थायी रूप से खाली कराना पड़ा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा संचालित जगदेवराम उरांव कल्याण आश्रम धर्मार्थ चिकित्सालय हेतु RSS के मध्य क्षेत्र के संचालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना के साथ भूमि पूजन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम आज अपने 2500 से अधिक प्रकल्पों के माध्यम से देश के 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों के संरक्षण और विकास के लिए दिन रात कार्यरत है। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व की अनुभूति है कि उन्हें आश्रम का हमेशा विशेष सानिध्य प्राप्त रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने देश भर के जनजातीय समाज के लोगों के संरक्षण और उत्थान के लिए अद्वितीय कार्य किए हैं। आज आगे कुछ बोलूं उसके पहले वनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक पूज्य बाला साहब देशपांडे और वनवासी कल्याण आश्रम को आगे बढ़ाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारे स्वर्गीय राजा विजय भूषण सिंह जी, मैं पूज्य अमरानंद स्वामी जी को भी नमन करना चाहूंगा। एक तरह से वनवासी कल्याण आश्रम के वो पहचान थे और हमेशा मतलब
अशक्त रहने के बाद भी रोज 150-200 किलोमीटर कल्याण आश्रम के लिए पूरे जिले के प्रवास में रहते थे। और आज हम स्वयं जनजातीय समाज से हैं, हमें गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज अगर देश में 10 करोड़ से ज्यादा हमारा एसटी पॉपुलेशन है, जनजातियों की जनसंख्या है, और इनके संरक्षण में, इनके विकास में अगर कोई संस्था रात और दिन खड़ी है तो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम है। आज हजारों प्रकल्प, हमको लगता है कि 2500 से भी ज्यादा प्रकल्प होगा, जिनके माध्यम से अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम पूरे देश में जनजातीय क्षेत्र में जनजातियों के संरक्षण और विकास का काम ये संस्था कर रही है। आज 145 से ज्यादा गांव इस सुरक्षा कैंप के माध्यम से वो आबाद हुए हैं, और नियत नीलानार योजना के माध्यम से हम लोग सरकार की 17 योजना और करीब 50 से ऊपर जो व्यक्तिमूलक योजना है उसको पहुंचा पाने में हम लोग सफल हो रहे हैं। वहां सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घर में नल द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, वहां राशन कार्ड बन रहा है, वहां पर उनका आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है। सारी सरकार की जो योजनाएं हैं इस नियत नीलानार योजना के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार संकल्पबद्ध है, और जहां तक हमारा ये अस्पताल तो अच्छा बनेगा ही वनवासी कल्याण आश्रम का, इसके अलावा पिछले साल के बजट में 200 बेड का हॉस्पिटल की स्वीकृति हुई थी, जिसका भी टेंडर होने वाला है, और इस साल के बजट में मेडिकल कॉलेज की भी स्वीकृति यहां पर जसपुर में मिली है, जो भी मतलब आने वाला समय में बनेगा। और फिजियोथेरेपी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये सब भी इस साल के बजट में प्रावधान किए हैं। पंजाब में शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। आज एक साथ 341 वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूलों को लॉन्च किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप नेता मनीष सिसोदिया ने स्कूलों का उद्घाटन किया। वहीं अपने संबोधन के दौरान सिसोदिया ने कहा कि हमने न सिर्फ स्कूलों की बिल्डिंग बेहतर की बल्कि शिक्षा को शानदार किया है। वहीं यह भी कहा कि पिछले 3 सालों में पंजाब के सरकारी स्कूलों में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, जहां अब 29 लाख से ज्यादा छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वहीं 179 छात्र जेई पास कर चुके हैं और अब IIT में जाएंगे। सबको मेरा नमस्कार, सबको पेरेंट्स, सबको नमस्कार। आप सब लोग आज नवा शहर के शानदार स्कूल के लोकार्पण के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब मैं बाहर उतरा तो इतनी शानदार स्कूल बिल्डिंग, लेकिन शानदार स्कूल बिल्डिंग के साथ साथ बहुत ही शानदार टीचर्स, इतने अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पर कि अभी मैं अंदर थोड़ी समय मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों से मिलके आए, पेरेंट्स से मिलके आए। मुझे नहीं लगता कि एक भी बच्चे ने अगर कुछ बोला है स्कूल के बारे में तो उसने टीचर के बारे में ना बोला हो। हर बच्चा कह रहा है कि टीचर्स बहुत शानदार हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि टीचर्स बहुत शानदार हैं। तो आज पूरे पंजाब में शिक्षा क्रांति चल रही है। पिछले 3 साल में पंजाब के 12,000 स्कूलों का अपग्रेडेशन कर दिया गया। पंजाब के 12,000 स्कूलों को नीचे से उठा के टॉप में ला दिया गया। 3 साल पहले जब मैं पंजाब में जाता था, घूमता था, अलग अलग शहरों में वोट मांगने जाता था, मुझे लोग दिखाते थे, देखो जी हमारे सरकारी स्कूल की हालत ये है। कैसी हालत है? बच्चों को बैठने के लिए डेस्क नहीं थी, पानी की तो बात ही छोड़ दीजिए, पीने के लिए टॉयलेट्स वगैरह की बाउंड्री वॉल तक नहीं थी। लोगों के पशु घूमते हुए आ जाते थे, लोग घूमते हुए आ जाते थे। लेकिन 3 साल में आज पूरे पंजाब में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां कोई बच्चा जमीन पे बैठ के पढ़ता हो। सारे बच्चों को पढ़ने के लिए शानदार डेस्क उपलब्ध करा दिए गए, सारे बच्चों को शानदार स्कूल बोर्ड, और अब तो सारी जगह इंटरेक्टिव पैनल बनाए जा रहे हैं। सारे बच्चों को हाईटेक लैब लाइब्रेरीज दे दी गई हैं, सारे स्कूलों की बाउंड्री बना दी गई है, कोई स्कूल बच्चों के लिए अनसेफ नहीं है, फैसिलिटीज दे दी। और टीचर्स एक से एक बढ़ के हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि पूरे देश में, सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे देश में गवर्नमेंट स्कूलों के पास जितना टैलेंट टीचर्स का है, लेकिन सरकारें सुविधाएं नहीं देती। आज सरकार आई, उसने सुविधाएं दी। तो आप देखिए पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 189 बच्चे आज जेईई का एग्जाम क्रॉस कर गए।
यही फ्यूचर तो हम देखते हैं पंजाब का, यही फ्यूचर देखते हैं नशे से मुक्त पंजाब के लिए। अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मिशन है। एक तरफ जब पूरा पंजाब में बहुत जगह नशे की बात होती है, कई गांव कई इलाके के नौजवान नशे में डूबे हुए हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी और मान साहब ने इसका 2 तरीके का सॉल्यूशन निकाला है। पहला सॉल्यूशन तो ये कि इतना डंडा चलाओ नशे के तस्करों पे कि नशे के सारे तस्कर पंजाब छोड़ के भाग जाए, और बच्चों को इतना शानदार पढ़ाओ कि उसके बाद में उनसे नशा खरीदने वाला ही कोई ना बचे, नशा करने वाला ही कोई ना बचे। ये टू फोल्ड सॉल्यूशन केजरीवाल जी पंजाब में नशे के लिए लेकर आए हैं। तो ये सॉल्यूशन आज पंजाब से निकल रहा है। नशे के खिलाफ पंजाब बहुत तरक्की कर रहा है। मान साहब के नेतृत्व में सरकारी स्कूल इतने शानदार अगर होने लगे तो फिर तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। एक बार फिर से सभी टीचर्स को और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स को, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। दिल खुश हो जाता है जब एक अच्छे स्कूल में आने का मौका मिलता है। थैंक यू वेरी मच। देहरादून में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने इसे राज्य के लिए गर्व की बात बताया और कहा कि सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषय इस शिविर के माध्यम से भविष्य की नीतियों का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इस चिंतन शिविर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन मंत्रालय के सभी अधिकारीगण और इस चिंतन शिविर में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज देवभूमि उत्तराखंड और द्रोण नगरी देहरादून में आप सबके पधारने पर मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये हमारे राज्य के लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज हमारे यहाँ सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में आयोजित होने वाले संवाद सत्रों और चर्चाओं के माध्यम से भविष्य में अपनाए जाने वाली सामाजिक सशक्तिकरण की नीतियों का रोड मैप तैयार होगा। किस प्रकार से हम लोगों को ये सेवा दे पाएंगे। मैं इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित करने के लिए आदरणीय बीरेन जी का, उनके दोनों मंत्रीगणों का और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का आभार प्रकट करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ काम किया जा रहा है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि कई दशकों तक देश भर में समाज कल्याण विभाग कुछ गिने चुने कार्यों तक ही सीमित माना जाता था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सेवक बनने के बाद, या मैं कहूं 2014 के बाद, देश के करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आने में सफल हो चुके हैं, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आज देश में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक और देश में बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए विशेष पेंशन योजना देकर उनके जीवन स्तर को सुधारा जा रहा है। वहीं छात्रों को छात्रवृत्ति देकर उनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर देश के अति पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने का भी निरंतर प्रयास हो रहा है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम